नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं 22 जिले 22 खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। प्राइवेट नौकरी में आरक्षण पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि कानून पर रोक लगाने के पीछे राजनीतिक एजेंडा है। दुष्यंत चौटाला ने यह भी कहा कि हरियाणा में युवाओं से रोजगार छीनने की मंशा दिखाई गई है। दुष्यंत ने कहा कि आरक्षण को जुमला बोलने वाले चेहरे अब जल्द ही बेनकाब होंगे। हम बड़ी गंभीर तरीके से इस कानून को युवाओं को लाभ के तौर पे कैसे दिलवा पाए, इस पे काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री के लोगों के साथ भी निरंतर हमारी चर्चाएं चल रही है। 13 तारीख को गुड़गांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के लोगों से मैं चर्चा करूंगा। 18 तारीख को आपके फुटवेयर एसोसिएशन के लोगों से चर्चा करूंगा। कल पानीपत के हैंडलूम एसोसिएशन के लोगों से चर्चा करूंगा। और जो भ्रम है या जो पॉलिटिकल एजेंडा इसको रोकने के लिए बनाया गया है, उसको भी उनके दिमाग से क्लैरिफाई करेंगे कि ये आपके नुकसान का नहीं है। मैंने खुद एक सोनीपत की फैक्ट्री का चेक करवाया, जिस फैक्ट्री मालिक ने अपने आसपास, जूते बनाने का वो फैक्ट्री काम करती है, आसपास के गांव में स्केलिंग कराई और नतीजा ये आया कि आज उस फैक्ट्री में 90% लेबरर और मेजॉरिटी औरतें हैं जो लोकल गांव की हैं और वहाँ काम करती हैं। तो अगर इंडस्ट्री का इस तरह योगदान रहेगा तो वो दिन दूर नहीं होगा जो हम इस कानून को पूरी तौर पर लागू अच्छे तरीके से इंडस्ट्री के साथ मिलकर कर पाएंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक बनाए जाने पर हुड्डा ने कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा किया और कहा कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ पंजाब में दोबारा सरकार बनाएगी। वो जल्द ही जनसंपर्क भी शुरू करेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में बोले कि वो मेरे दोस्त जरूर हैं, लेकिन मेरे लिए पार्टी सर्वोपरि है। पंजाब में कांग्रेस सरकार बनेगी, बहुत मजबूत स्थिति है कांग्रेस की। और वेस्टर्न यूपी की अगर बात करें तो वहाँ धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगे जा रहे थे, वो उसको लेके आपका क्या नजरिया? क्योंकि इस बार नहीं, वहाँ जो है कांग्रेस पार्टी कभी धर्म जाति के नाम पे वोट नहीं मांगती। कांग्रेस पार्टी नीतियों के नाम पे वोट मांगती। कांग्रेस का प्रचार करें हम। कांग्रेस की भी यूपी में जो है बहुत अच्छी स्थिति। उचाना हल्के के गांव करसिन्नू में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कार्यक्रम में शिरकत की है। उप मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं ने किया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उचाना हल्के के गांव गैडाखेड़ा में रेवेन्यू फंड की सहायता से 1.25 करोड़ रुपए की लागत से हर घर में 2 किलोवाट तक के सोलर पैनल की प्लेट और बैटरी घरों की छतों पर लगाई जाएंगी, जिससे दिन के समय बिजली के बिल का खर्च नहीं आएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि जननायक चौधरी देवीलाल के नाम से पूरे हरियाणा में 40 लाइब्रेरी बनकर तैयार हो चुकी हैं। गांव कृषिणतों में भी इस तरह की नई मॉडल ला रहे हैं और वो बनाई जाएंगी। इसके आसपास से 40 गांव इस तरह की लाइब्रेरी अगले 3 से 4 महीने में बनकर तैयार हो जाएंगी। ऑलरेडी 40 लाइब्रेरी पूरे प्रदेश में बन चुकी है। उसका प्राथमिक मॉडल जल्द आपको निर्वाणा के अंदर हम देने का काम करेंगे और उसका एक मास्टर मॉडल जहाँ मैं बैठा हूँ कृषिंदू, इसकी धरा पर भी हम देंगे, जहाँ मैं ये मानता हूँ कि आसपास के 40 गाँव के एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में अगले 2 से 4 महीने के बीच में कंप्लीट होकर समर्पित हम करने का काम करेंगे। 2 वोट कैपेसिटी का सोलर पैनल सिस्टम लगेगा, जिसके अंदर बैटरी बैकअप भी होगा, जिसमें 24 घंटे तक पंखे, लाइट, चार्जिंग पॉइंट्स, टीवी, इस तरह की व्यवस्था चल पाए। तो रणजीत चौटाला ने कहा कि बिजली बिलों की भुगतान करने वाली पंचायतों को 5 लाख रुपए देंगे ताकि गांव का विकास हो और बिजली निगम के बिलों की भरपाई सुनिश्चित हो सके। रणजीत चौटाला ने जानकारी देते हुए कहा कि हरियाणा में ट्यूबवेल के बिजली बिलों पर 125 करोड़ के सरचार्ज को माफ किया गया है। देखिए, हमें जो है ट्यूबवेल में बहुत, दोनों भी सोलर में और जनरल में मेरे ख्याल में हमने बहुत स्पीड अप करा है। पहले तो पावर की पोजीशन बहुत स्टेबल होगी, अब इसके बाद जो हमने दिए हैं
सोलर में तो हम बहुत कुसुम योजना में तो इस वक्त हमें 15 मेगावाट का सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट था, क्योंकि ये स्वीट ड्रीम है प्रोजेक्ट पीएम साहब का। हमारे सीएम साहब भी इसमें बहुत दिलचस्पी ले रहे थे, तो हमने 15 मेगावाट की जगह हम 50 मेगावाट करने जा रहे हैं, जो कि हम नंबर 1 है पूरे देश में। और दूसरे ट्यूबवेल हैं वो भी हम बहुत तेज़ी से दे रहे हैं। जो आपका सोलर वाले हैं उसमें 30% सब्सिडी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है और 45% हम दे रहे हैं, तो फार्मर्स हेड पे केवल 25% आता है। आप ये समझिए कि उनका 1 लाख रुपए के अंदर ट्यूबवेल अपना लग जाता है। 1 से 5 एकड़ में बहुत बढ़िया है। हमने अभी पोर्टल एक दिन खोला तो उसमें 28,000 आ गई। साल में हम टारगेट लेके चलेंगे, हम 50,000 कंप्लीट कर लेंगे। और आज अगर पोर्टल खोलते हैं तो अगर एक दिन एक रात खोलते हैं तो लाख से ज़्यादा लोग लाइन अप में तैयार होते हैं, तो इसका बड़ा ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। फरीदाबाद में कोरोना की चुनौतियों से निपटते हुए स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीन की फर्स्ट और सेकंड डोज 100% पूरी करने की उपलब्धि को हासिल किया है। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर डॉक्टर मान सिंह ने कहा कि इस चुनौती को पार पाने के लिए कई बाधाएं भी सामने आई। इस टारगेट को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। कोरोना के संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए स्वास्थ्य डिपार्टमेंट पूरी तरह से लगातार प्रयास कर रहा है और ऐसे में एक फरीदाबाद के साथ उपलब्धि और जुड़ गई है कि सेकंड डोज और फर्स्ट डोज 100% पूरी हो चुकी हैं फरीदाबाद में। हमारे साथ में बात करने के लिए डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर हैं डॉक्टर मान सिंह, उनसे बात कर लेते हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आप इस टारगेट पर पहुँचे कि आप 100% दोनों को कर पाए, क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल ठीक कहा आपने। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं और बिल्कुल बड़ी मशक्क़त के बाद, बड़ी मेहनत के बाद हमें पता है कि हमने लाखों की संख्या में कैंप लगाए हैं इस फरीदाबाद में और आज हम ये चीज़ हासिल कर चुके हैं कि जो हमारा टारगेट है वो फर्स्ट डोज तो हमारा पहले ही हो रखा था, आज सेकेंड डोज भी हमारा 100% हो चुका है। और इसके लिए मैं आपका भी बहुत बड़ा, मीडिया कर्मियों का, सभी स्वास्थ्य कर्मियों का, मैं सभी का धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि इनकी मेहनत से आज हम इस अचीवमेंट को कर पाए। अच्छा, अचीवमेंट आप पूरा कर पाए हैं, लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों की जाएं तो कितने लाख वैक्सीनेटेड लोग हो चुके हैं यहाँ फर्स्ट के और सेकंड के? अगर हम बात करें वैसे, अगर टोटल अगर हम लगाएं तो 36,47,311 लोगों को ये लग चुकी है। और हमारा जो फरीदाबाद का टारगेट है वो 18+ का जो है, 18+ से ऊपर वालों का है 15,81,411 और जो बच्चों का है 15 से 17 साल वालों का, उनका 1,20,000 है। उनका भी 86,856 हमारी फर्स्ट डोज हो चुकी है और 1,655 हमारी सेकंड डोज हुई है। सेकंड डोज अभी उनकी स्टार्ट ही हुई है 1-2 दिन से, तो धीरे धीरे जैसे पब्लिक अवेयर होगी वो कराती रहेगी। सबसे बड़ी उपलब्धि है स्वास्थ्य विभाग के लिए और 15,81,411 ये वो आंकड़ा है जो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एक टारगेट था, आज उसको अचीव कर लिया गया है। कह सकते हैं कि कोरोना के संक्रमण की चेन तोड़ने की तरफ ये हासिल सफलता डिपार्टमेंट की तरफ से की गई है। और बच्चों के अगर कोरोना के वैक्सीनेशन की रफ्तार की बात करें तो उसके लिए भी 15 से 20 दिन का टारगेट रखा गया है। उम्मीद है वो भी 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। तो गुरुग्राम में अहिर रेजिमेंट के भारतीय सेना के गठन को लेकर के अहिर समाज की तरफ से अनिश्चितकालीन धरना टोल प्लाजा पर शुरू हो चुका है। धरने पर बैठे लोगों ने साफ कर दिया है कि जब तक भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन नहीं होता है, धरना जारी रहेगा। दरअसल पिछले काफी समय से अहिर रेजिमेंट का भारतीय सेना में गठन की मांग को लेकर अहिर समाज की तरफ से ज्ञापन सौंपने के साथ साथ धरना प्रदर्शन हो रहा है। अब अहिर समाज के लोगों का कहना है कि मांग पिछले काफी समय से लंबित है। हरियाणा में ही नहीं बल्कि देश भर से अहिरवाल से बड़ी संख्या में भारतीय सेना में जवान सरहद पर तैनात हैं। अहिर रेजिमेंट के गठन को लेकर के अनिश्चितकालीन धरना तब तक चलता रहेगा जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती। कैथल के डीसी का गैर जिम्मेदाराना रवैया सामने आया है। लघु सचिवालय में एसएचओ की गिरफ्तारी के विरोध में सामाजिक संस्थाएं विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आई। जिला उपायुक्त अपने दफ्तर में बैठे रहे। लगभग 4 घंटे के बाद जिला उपायुक्त पीछे के दरवाजे से बाहर निकले। पत्रकारों ने उनसे प्रदर्शन के बारे में जानना चाहा तो जिला उपायुक्त प्रदर्शन के बारे में अनजान बनते नजर आए और फिर पत्रकारों पर ही भड़क गए। मैं एक समाजी कार्यकर्ता हूं
आज क्यों प्रदर्शन देने आए हैं? ये जो हमारे कल जो SHO जयवीर सिंह को मतलब एक विजिलेंस द्वारा जो एक प्रताड़ित किया गया है, और जब उन्होंने विजिलेंस ने अपना जिससे रेड मारी थी, तो ना तो उनके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का मतलब कोई सबूत में रिकवरी की गई है, और ये रिकवरी नहीं की गई तो उन्हें अरेस्ट क्यों किया गया? उस समय मौके पर हमारे चीफ के SHO DSP साहब, SP साहब और DGP साहब भी पहुंच चुके थे, लेकिन पूरी की पूरी जो शहर की जनता थी, सामाजिक लोग थे और हजारों की तादाद में ईमानदार जयवीर के समर्थन में लोग आए हुए थे। बिल्कुल ही उच्च अधिकारियों ने कोई भी अपनी स्पष्ट रूप से मतलब बात स्पष्ट नहीं की है, बिल्कुल ही धांधली रखी गई है, और ना ही रिकवरी हुई है तो अरेस्ट किया गया। ये बिल्कुल ही राजनीतिक और ये, हाँ जी, आप चाहते हैं कि क्यों हुआ है? ये चाहते हैं कि जो हमारे SHO साहब हैं वो ईमानदार हैं, वो चीका में भी उनका कार्यकाल रहा है, सीवड़ में भी उनका कार्यकाल रहा है, कल्यात में भी रहा है, और सबसे बड़ी बात है CM कोटी में भी रहा है। फतेहाबाद में ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत DBPM रणविजय सहित 3 कर्मचारियों को हटाया गया है। DPM पर पहले धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ था। अब DPM ने साथी कर्मचारी के ट्रांसफर करवाने के लिए फर्जी ईमेल की थी। अब DPM सहित कुल 3 कर्मचारियों को कार्यमुक्त कर दिया गया है। अंबाला में अस्थायी मान्यता के साथ चल रहे स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया है। अंबाला शिक्षा विभाग के द्वारा 41 स्कूलों को पत्र भेजकर अगले सत्र में बच्चों का दाखिला न करने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा अधिकारी के अनुसार खंड स्तर पर बिना मान्यता के चल रहे स्कूल के बारे में जानकारी जुटाई गई है। 2006 से हर साल एक्सटेंशन लेकर चल रहे अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों को इस बार दाखिले नहीं होंगे। तावड़ू शहर के पटौदी रोड पर संचालित क्लिनिक और बावला रोड पर मेडिकल स्टोर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की है। इस छापेमारी के दौरान क्लिनिक में मिली खामियों के बाद उपकरण और दवाइयों को जब्त किया गया है। वहीं क्लिनिक संचालक को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी देकर के क्लिनिक बंद करा दिया गया। CM विंडो पर शिकायत मिलने के बाद यह छापेमारी की गई। हॉस्पिटल में मेरे पिताजी की डेथ हुई थी। ये डॉक्टर न होने के कारण की वजह से इन्होंने इलाज किया, ट्रीटमेंट किया, उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। ऑलरेडी इसके ऊपर केस चल रहा है और फिर भी ये मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे, डॉक्टर हॉस्पिटल चला रहे हैं, जबकि डॉक्टर नहीं है, इलीगल नहीं है। हमारे पास एक शिकायत आई थी CM विंडो के अंदर मोहम्मद हारिस जी के तरफ से कि इनके पिताजी को एक पहले जोला साहब डॉक्टर की वजह से डेथ हुई थी, इसके अंदर ऑलरेडी केस दर्ज है, लेकिन वो केस दर्ज होने के बावजूद यहाँ पर बिना डॉक्टर के, बिना किसी डिग्री धारक के यह अस्पताल चलाया जा रहा है दोबारा से। तो उसकी संज्ञान लेते हुए आज टीम ने यहाँ रेड की और पाया कि अस्पताल के अंदर पुराना सामान जरूर रखा हुआ है, परंतु कोई मरीज हमें यहाँ नहीं मिला है। आगामी आदेश हमारे यही हैं कि जब तक केस का निपटारा नहीं होता है या कोई प्रैक्टिसिंग डॉक्टर इनके पास डिग्री धारक नहीं आता है, तब तक के लिए इस प्रीमाइसिस को सील रखें और कोई भी ऐसा इलीगल कार्य ना करें। करनाल में रखरखाव के अभाव और विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण एक बार फिर से सरकारी गोदाम में रखा अनाज सड़कर खराब हो गया है। हैफेड गोदाम में रखे गेहूं के हजारों कट्टे बरसात की भेंट चढ़ गए, जिससे सरकार को भारी नुकसान होने की आशंका है। हैफेड के DM के द्वारा की गई गोदाम की चेकिंग के दौरान अनाज सड़ने का खुलासा हुआ है। तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि क्या स्थिति है गोडाउन की। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से रख रखाव के अभाव में ये जो गेहूं था, ये अनाज था जो इन बोरियों में रखा गया था, अब सड़कर बर्बाद हो चुका है पूरी तरह से। ऐसे करीब 20 से 22 हजार कट्टे यहाँ पर बारिश और पानी की भेंट चढ़े हैं। जिन अधिकारियों पर इस रखरखाव की जिम्मेवारी थी इस भंडार की, वो पूरी तरह से नाकाम हुए हैं। अब जिस तरह की स्थिति इस अनाज की आप देख सकते हैं, ये अनाज अब पशुओं के खाने लायक भी नहीं बचा है, क्योंकि ये पूरी तरह से सड़ चुका है। और ऐसी स्थिति जो है, यहाँ देखिए आप कि किस तरह से कट्टों की हालत हुई है, कि इतनी लापरवाही इन कट्टों के साथ बरती गई है। देखिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि कट्टे की हालत ऐसी है तो इसमें रखे अनाज की स्थिति क्या रही होगी। ऐसे में सीधे तौर पर विभाग और विभाग के अधिकारियों ने
करोड़ों रुपए का जो सरकारी गेहूं था उसको अपनी लापरवाही की भेंट चढ़ा दिया। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कब तक अन्न की बर्बादी होती रहेगी और इन लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। चरखी दादरी में करीब 2 महीने से हड़ताल पर चल रही आंगनबाड़ी वर्कर्स और उनके समर्थन में आई आशा वर्कर्स के खिलाफ संबंधित विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई है। महिला एवं बाल कल्याण कार्यालय की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद आशा वर्कर्स यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष और 2 आंगनबाड़ी वर्कर्स के खिलाफ विभाग ने पुलिस में केस दर्ज किया है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। बता दें कि आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स पिछले 2 महीने से मांगों को लेकर के हड़ताल पर हैं। उनके समर्थन में दूसरे विभागों के भी कर्मचारी हैं। पिछले दिनों आंगनबाड़ी केंद्र पर प्ले स्कूल के प्रशिक्षण का आंगनबाड़ी वर्कर्स ने विरोध किया। इसके बाद महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा विरोध करने वालों को नोटिस जारी भी किया गया। अब पुलिस को भेजी शिकायत में महिला एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय अधिकारी चरखी दादरी की ओर से ये कहा गया है कि आशा वर्कर्स यूनियंस की प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश भैरवी, आंगनबाड़ी वर्कर्स सुनीता और बिट्टू देवी ने गांव मोड़ी के आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंचकर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई। शिकायत में कहा गया कि इन्होंने आंगनबाड़ी वर्कर्स को सरकारी कार्य न करने के बारे में उकसाने और सरकारी कार्यों में जानबूझकर बाधा उत्पन्न करने के साथ साथ सरकारी हिदायतों का पालन न करने पर एक गंभीर समस्या उत्पन्न कर दी है। हमें 20 तारीख को मोड़ी सब सेंटर पे गए थे। मोड़ी जो सेंटर है आंगनबाड़ी वर्कर्स का, और 19 तारीख को उन्होंने खुद हमें फ़ोन किया था कि दीदी आप यहाँ आओ, ट्रेनिंग चल रही है, हमारे ऊपर प्रेशर देके ट्रेनिंग करवाई जा रही है। तो हम वर्कर के कहने पे हम वहाँ गए थे। वो आंदोलन में आने को तैयार थी, तो हम वहाँ सिर्फ अपील करने गए थे कि भाई पूरे हरियाणा के आंगनबाड़ी वर्कर अपने मांग मुद्दों को लेके आंदोलन पे बैठी हुई हैं। आप सब वहाँ पहुँचें और इन बहनों का साथ लें और अपने मांग मुद्दों को मनवाएं। प्ले स्कूल की रिव्यू ट्रेनिंग चल रही थी, तो वहाँ पर जो हड़ताल में आंगनबाड़ी वर्कर और आशा की ये प्रधान है, तो इन्होंने जा करके और वहाँ बाधा डाली। तो मोड़ी जो गांव है वहाँ पे स्कूल में ट्रेनिंग चल रही थी, मोड़ी स्कूल में, तो उसकी हमने शिकायत जो है एसपी साहब को और कंसर्न थाने को दे दी थी। तो वहाँ पे वो किया है कि भाई इन्होंने सरकारी कार्य में बाधा डाली। तो पंचकुला रेलवे स्टेशन बॉर्डर एरिया के पास हुए ब्लाइंड मर्डर के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जीआरपी ने ब्लाइंड मर्डर केस का मामला सुलझा लिया है। महिला का आशिक ही हत्यारा निकला है। चंडीगढ़ के मौली जागरण में रहने वाली रोजीना बेगम का 15 जनवरी को मर्डर हुआ। उनका शव यहां रेलवे स्टेशन और रेलवे लाइन के पास मिला, जिसके बाद पुलिस ने मामले में जांच शुरू की। अब असली आरोपी पकड़ में आया है। जीआरपी ने रोजीना बेगम के आशिक समीम को ही इस मर्डर के मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि रोजीना बेगम पिछले कई महीनों से समीम से लाखों रुपए मांग रही थी। पिछले 8 साल से चल रहा दोनों का प्रेम प्रसंग समीम की अपनी बेटी भी जो कि बीमार रहती थी, जिससे रोजीना बेगम का खर्चा उठाने के कारण बेटी का वो इलाज नहीं करवा पा रहा था। 7-8 साल से लंबा रिलेशन, मोहब्बत, प्यार, और उसके बाद उसी मोहब्बत के नाम पर लाखों रुपए की वसूली, जिसके चलते हुआ एक महिला का मर्डर। जी हां, हम बात कर रहे हैं 15 जनवरी को हुए एक महिला के मर्डर के मामले की, जहां एक महिला का उसके आशिक ने मर्डर कर दिया। ये महिला मौली जागरा गांव की रहने वाली थी, जिसका उसके आशिक ने मर्डर कर दिया। इसी मामले के अंदर अब जीआरपी पुलिस ने इस महिला के आशिक समीप को गिरफ्तार किया है। समीप ने बताया है कि उन दोनों का रिलेशन करीब 10 साल से चल रहा था। समीप के परिवार में उसकी पत्नी और बच्ची बीमार रहते हैं। ऐसे में उसकी जो ये महबूबा थी, उससे रुपयों की वसूली कर रही थी। वहीं उसकी ये महबूबा पिछले काफ़ी समय से एक पुलिस स्टेशन के अंदर सफाई कर्मचारी का काम करती थी। ऐसे में वो समीप पर दबाव डाल रही थी कि वो उसे लाखों रुपए दे। ऐसे में जब समीप ने उसे रुपए देने से मना किया, तो उसे झूठे केस में फंसाने का डर दिखाया गया। इस मामले के अंदर अब पुलिस ने समीप को गिरफ्तार किया है। अब पुलिस जांच कर रही है, उसके बयान दर्ज कर रही है। वहीं इस महिला के मर्डर मामले को देखते हुए रेलवे स्टेशन के कुछ ऐसे सिक्योरिटी पॉइंट्स हैं जिनको चाक चौबंद किया जा रहा है, क्योंकि पिछले 6 महीने के अंदर
इस रेलवे स्टेशन के आसपास के एरिया में कई क्रिमिनल वारदातें हो चुकी हैं। ऐसे में जीआरपी ने 6 से 7 ऐसे पॉइंट्स को तलाश किया है, उन पर सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है जहां पर कोई भी आपराधिक वारदात हो सकती है। असल में 15 जनवरी को मौली जागरा चंडीगढ़ की रहने वाली रोजीना बेगम का मर्डर समीप ने कर दिया था। समीप का इसके साथ संबंध पिछले काफ़ी समय से चल रहा था और ऐसे में ही रोजीना बेगम उससे लाखों रुपए ले रही थी। लेकिन अब समीप की जो बेटी है उसकी आंखों के अंदर इन्फेक्शन आ गई थी और उसका इलाज कराने के लिए समीप को लाखों रुपए की ज़रूरत थी। लेकिन रोजीना बेगम समीप से वसूली करती थी, रुपए लेती थी। ऐसे में उसने रोजीना बेगम के डर में उसे बुलाकर एक ऑटो के अंदर बिठाया और उसके बाद सुनसान जगह पर उतारा, जहां पर पहले उसके साथ करीब आधा घंटा तक बातें की गई, उसे मनाया, कहा कि वो उसका पीछा छोड़ दे। जब रोजीना बेगम नहीं मानी तो समीप ने उसका मर्डर कर दिया। जीआरपी पुलिस अब समीप से पूछताछ करने में लगी है, सबूतों को जुटाया जा रहा है। कैमरामैन कपिल नागपाल के साथ अमित शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो पानीपत में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर दिखा है। बेटी की मौत का शोक मनाने के लिए सीलापुर नोएडा से निकले परिवार की पानीपत में तेज रफ्तार के कहर ने जान ले ली है। एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई है। तेज रफ्तार ट्रक ने पुलिस लाइन के पास गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसमें 5 साल के एक बच्चे सहित 4 लोगों की जान चली गई, जबकि 1 साल की बच्ची, 2 महिलाएं और गाड़ी का ड्राइवर बाल बाल बचा है। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। पलवल में संगीन वारदातों में लिप्त बदमाश का पीछा कर रही पुलिस पर एकाएक बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने ऑल्टो सवार 2 बदमाशों को इसके बाद गिरफ्तार किया, जबकि 2 बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब रहे। और चलिए इसी के साथ 22 जिले 22 खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।